पहले वहाँ कोई नहीं जानता था कि गोपालगंज भी एक ज़िला है, एक संसदीय क्षेत्र है। उसका मैंने लालू जी के जिला को कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता था, एक संसदीय क्षेत्र के रूप में। अच्छा। मैं माननीय लालू जी की कोई इसमें नहीं लाई। उसका कहना था कि कोरोना के चलते हम उतना काम नहीं कर पाए जितना सोचे थे। आप जो वादा करके चुनाव में आए थे, आप खुद से वादा किए थे, जो जनता से वादा किए थे, वो कितना प्रतिशत पूरा हुआ है? एक आरोप रखता है आप पर कि आप पूरे गोपालगंज को नहीं देखे हैं, आप जन नेता नहीं बन पाए। क्यों? पहली बार सांसद बने उस समय आपको क्या लगता है कि कौन सा बड़ा फैक्टर आपके जीत में मतलब ज़्यादा मददगार साबित हुआ? जनता के बीच में रहना। एज ए डॉक्टर मैं जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा किया, उसका फल मुझे मिला। मोदी जी का कितना इफेक्ट रहा आपके चुनाव में? आप सांसद बने उस समय का जो दौर था वो एक अलग दौर था। अभी आप फिर से चुनाव में जाएंगे, पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव में जाएंगे, क्या लगता है इस बार कैसा रहा? दरभंगा एयरपोर्ट 2001 में आदरणीय कीर्ति आज़ाद जी जो क्रिकेटर हैं, उस वक्त 2001 में उन्होंने डिमांड किया था उस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए। उस वक्त से करते करते 2021 में 22 में चालू हुआ, मतलब 20 साल के बाद वो चालू हुआ। और हम लोग यहाँ गोपालगंज की जनता आप लोगों की आशीर्वाद शुभकामना से मात्र 3-3.5 साल में नस और दर्द के रोग से हो गए हैं परेशान, तो आज ही मिलिए BDBO हॉस्पिटल मुंबई के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर OP शर्मा से, अपने शहर गोपालगंज में। पता दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं गोपालगंज जिला के सांसद आलोक कुमार सुमन जी। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आलोक कुमार सुमन जी से तमाम सवाल इनके पूरे कार्यकाल पर हम करेंगे। और आलोक कुमार सुमन जैसे ही आज के समय में ये नाम चर्चे में जब आ रहा है, तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य क्या होगा, वो अलग बात है, लेकिन समया जरूर जुड़ जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आज आके हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल सर। लोकसभा अब फिर से बिगुल बजने वाला है, आपका कार्यकाल लगभग अब पूरा होने के कगार पर है, कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो कोरोना जो हम लोगों को 2 से 2.5 साल परेशान किया, उसके चलते अनुभव खराब रहा। क्योंकि हम लोग जितना चाहते थे काम करना अपने ज़िले के विकास के लिए, वो 2.5 साल इतना डिस्टर्ब कर दिया। 2 साल तो कम्प्लीट ही डिस्टर्ब कर दिया, उसका आफ्टर इफेक्ट 6 महीने पड़ा। फिर भी जो समय बचा उसमें मैंने बहुत कोशिश किया कि तेज़ी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके मैंने प्रयास किया, और बहुत सारे काम हुए भी। गोपालगंज की तस्वीर बदलने की शुरुआत हुई है, बहुत काम किया मैंने, बहुत काम पाइपलाइन में है। और आने वाले भविष्य में जनता ने अगर आशीर्वाद दिया, पार्टी अगर हमको मौका दी, तो फिर जो बचे हुए अधूरे काम हैं गोपालगंज के लिए पूरा करने के मैं पूरे प्रयास करूँगा। और गोपालगंज को मैं एक अपने भारत के मानचित्र पर लाना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। डॉक्टर रहे, पेशे से आप डॉक्टर हैं, अभी भी डॉक्टर हैं, और सांसद बने जी। ये दोनों जीवन जो है, एक डॉक्टर होने का जीवन और एक सांसद होने का जीवन, कैसे देखते हैं? दोनों में कितनी समानता है और कितनी भिन्नता है? देखिए, दोनों समाज सेवा का ही काम है। वहाँ जब मैं एक डॉक्टर था, डॉक्टर के रूप में लोगों का समाज सेवा ही करता था जी। और ये जब राजनीति के क्षेत्र में आया तो यहाँ भी समाज सेवा ही करना है। अंतर है कि थोड़ा सा वहाँ एक बीमारी के दायरे में हमको समाज सेवा करनी थी, आज एक पूरे दायरे में समाज की सेवा करनी है। अच्छा लगता है मुझे, ये भी वो भी अच्छा था। वहाँ भी मैंने तन मन से काम किया, यहाँ भी मैंने उतनी ही तन मन और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपका कहना था कि कोरोना के चलते हम उतना काम नहीं कर पाए जितना सोचे थे। आप जो वादा करके चुनाव में आए थे, आप खुद से वादा किए थे, जो जनता से वादा किए थे, वो कितना प्रतिशत पूरा हुआ है? नहीं, देखिए, चुनाव में मैंने जनता से किसी तरह का कोई वादा नहीं किया था। मैं इतना ही कहा था कि मैं गोपालगंज के विकास के लिए काम करूंगा, बस मेरा एक लाइन का यही वादा था। और उसके क्रम में मैंने गोपालगंज में सबसे पहले जब मैं जीत कर गया, उसके 4 महीने के अंदर गोपालगंज में एक पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया। बिल्कुल। उसके बाद आपको ये गोपालगंज से थावे जो जाती है, तो गोपालगंज चौराहे से चौराहों तक की रोड जो आपने देखा होगा कितनी बुरी स्थिति में थी। घुटना पर गड्ढा रहता था और वो रिपेयर होता था, टूटता था, रिपेयर होता था, टूटता था। करीब पिछले 10-12 सालों से वो बेकार पड़ा हुआ था। इसी तरह और वही स्थिति थी आपके मीरगंज शहर में।
मीरगंज शहर में भी आपने देखेंगे कि सालों भर घुटने भर पानी लगा रहता था, जगह 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 जगह। ये पासपोर्ट कार्यालय खुला, उसके बाद ये दोनों रोड का काम मैंने सरकार से करवाया। अब ये दोनों रोड, इसका चौड़ीकरण हुआ, ऊंचीकरण हुआ और मजबूतीकरण हुआ। ये तमाम रिपोर्ट कार्ड आप जारी किए हुए हैं जी, लोगों को, जनता को समर्पित किए हुए हैं। हाँ। सबिया जो मुद्दा है, हाँ, वो आपके नाम से अब एकदम जुड़ गया है जी। सबिया हवाई अड्डा, अब इससे अभी जहाज नहीं उड़ा, हाँ। हवाई अड्डा का स्वरूप नहीं लिया, लेकिन वो नाम से आपसे जुड़ चुका है। और लोग इस बात को जरूर कह रहे हैं कि आलोक कुमार सुमन ने सबिया हवाई अड्डे के लिए बेजोड़ प्रयास किया है। क्या कहेंगे जी? सबिया के लिए तो मैंने आपको मैं बताऊं, जब मैं यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में ज्वाइन किया तो हम लोग जब यहाँ VIP आते थे, मुख्यमंत्री जी लोग आते थे, दिल्ली से नेता आते थे, तो वहाँ एक जहाज़ उतरती थी। उन लोगों के सुरक्षा में हम लोगों की मेडिकल टीम जाती तो उसमें मैं भी जाता था। उसके बाद एकाएक वो बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो एक फील्ड का रूप ले लिया। कहीं वहाँ लगता ही नहीं था कि ये एक सबिया एयरपोर्ट भी है। तो मेरे मन में थी लालसा कि ये जैसे पहले कभी चला करता था उसी तरह इसको फिर मैं चालू करूँ। उसमें मैं गया तो उसके अपना अभी जो आपको काम बताया, ये 3 काम के बाद तुरंत मैं सबिया एयरपोर्ट की बात उठाई संसद में बात उठाई तो संसद में ये हमें जवाब मिला कि वो बिहार सरकार की संपत्ति है, ये भारत सरकार की संपत्ति नहीं है, आप बिहार सरकार से संपर्क करें। बिहार सरकार से मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, वो सारी बातें बताई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये भारत सरकार की संपत्ति है, बिहार सरकार की नहीं है। तो मैंने भारत सरकार से जो जवाब मिला था उनको दिखाया, उन्होंने रिकॉर्ड खुजवाए। उनका कहना था कि नहीं, ये भारत सरकार की है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन है भारत सरकार की। फिर मैंने भारत सरकार से संसद में सवाल किया, फिर दोबारा जवाब मिला कि ये बिहार सरकार की संपत्ति है। फिर अंत में मैंने वहाँ RTI लगाया, एक RTI लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी RTI लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर तीसरी बार मैं जब अपील में जब गया तो सरकार उस कागज़ को खोजना शुरू की कि सबिया एयरफील्ड जो है वो क्या है, कहाँ है, किसका है। बिल्कुल। सरकार ने उसको खोजते अंत में वो पता चला कि उसका डॉक्यूमेंट कलकत्ता में मिला। चूँकि जिस वक्त ये 1861 में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी राजधानी कलकत्ता में थी। वो कलकत्ता में कागज़ मिला। जब कागज़ केंद्र सरकार को मिल गई तब उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये केंद्र सरकार की संपत्ति है, रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है। इतना करने में हमें 1.5 साल लग गए, केवल ज़मीन ढूंढने में कि ये ज़मीन कहाँ है, किसकी है। उसके बाद मैंने फिर प्रयास शुरू किया कि इसको उड़ान योजना में शामिल किया जाए। सरकार की योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। हाँ, इस तरह के जितने पुराने एयरपोर्ट पड़े हुए हैं उसमें सरकार की है कि उस सबको बारी बारी से चालू किया जाए। फिर मैंने रक्षा मंत्रालय से प्रयास किया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, नागर विमानन मंत्रालय से प्रयास किया, संसद में सवाल उठाया तो उसको उड़ान योजना में शामिल कर ली गई। उड़ान योजना में जब शामिल कर ली गई तो उसके बाद की प्रक्रिया थी कि यहाँ उसमें एयरलाइंस सब बिडिंग करती है, सरकार उसको निकालती है, एयरलाइंस बिडिंग करती है, तब फिर सरकार बनाना शुरू करती है। तो यहाँ बिडिंग में कोई एयरलाइंस डाल नहीं रही थी, इसलिए कि देखने में आप भी देखे होंगे कि वो एक छोटा सा फील्ड जैसा दिखता है। तो फिर मैंने सरकार से सवाल किया तो सरकार उसमें ढूंढना शुरू की तो पता चला कि वो 478 एकड़ ज़मीन है और उसमें 366.88 एकड़ ज़मीन को लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और अतिक्रमण करने वालों की संख्या 1011 थी। फिर अब समस्या आई अतिक्रमण खाली करने की। उस पर मैंने प्रयास शुरू किया अतिक्रमण खाली करने की। उसमें सरकार उसमें पहल की, केंद्र सरकार, हमारी बिहार सरकार, जिला प्रशासन, सब लोग इसमें प्रयास किया। तो उसमें ये पाया गया कि इसको हम लोग 2 फेज में करें। एक फेज में करेंगे तो कम लोगों को उजाड़ना पड़ेगा और कुछ लोग वहाँ गरीब भूमिहीन भी हैं, तो जिनको ये निर्णय लिया गया कि गरीब भूमिहीन जो हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तब तक फर्स्ट फेज में हमें 280 एकड़ ज़मीन प्राप्त हो जा रही है कम मेहनत करने में। मैंने अतिक्रमण को कम ही लोगों को खाली करा के 280 एकड़ ज़मीन हमको मिल जा रही है। तो 280 एकड़ में हमारा एयरपोर्ट तत्काल चालू हो सकता है। उसके लिए फिर सीमांकन की बात आई। सीमांकन हुआ 4 बार 5 बार, पटना से रक्षा मंत्रालय के लोग आए, जिला प्रशासन था, मैं था। सीमांकन उसकी होगी। सीमांकन होने के बाद उसकी सीमांकन के लिए बाउंड्री की बात उठी। बाउंड्री की बात मैंने रक्षा मंत्रालय से बात किया तो और वहाँ से ये हमें जवाब मिला कि अभी फाइनेंस की कमी है, इसलिए हम लोग बाउंड्री नहीं करा सकते हैं। जब अर्थ की पूर्ति हो जाएगी तो हम लोग अर्थ मतलब फाइनेंस, हाँ, बाउंड्री कराएंगे। मैं अपने मत से ये लिख कर दिया कि 30 लाख रुपया मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ, इससे आप बाउंड्री तो संभव नहीं है, करोड़ों का खर्च है उसमें, ये पिलरिंग कर दिया जाए।
तो पिलरिंग की व्यवस्था हम लोग की, ये डिसीजन हुआ और ये उसका NOC भी प्राप्त हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया है। अभी पिलर लगाने की व्यवस्था की जाएगी बहुत जल्द, इसलिए कि टेंडर भी हो गया है, करारनामा भी हो गया है। जिस एजेंसी को मिली है वो काम अब शुरू करेगी। जैसे पिलर जब हो जाएगा फिर हम एयरलाइंस कंपनियों से बात किया, उन्होंने बोला है कि ठीक है एक एरिया दिखाई देने दीजिए, फिर हम लोग उसमें बिडिंग करेंगे जब सरकार निकालेगी। तो सरकार अभी बिडिंग निकालेगी, जब बिडिंग निकालेगी एयरलाइंस वाले उसमें बिडिंग कर देंगे, कोई भी एक एयरलाइन से बिडिंग कर देगी तो सरकार उसमें काम चालू कर देगी। यही अभी हम लोग पहुँचे हैं इतने कम समय में। और एक चीज़ मैं आपको ये तुलनात्मक एक चीज़ बताऊँ कि आप दरभंगा एयरपोर्ट आप देखें कि चालू हुआ है 2022 में। दरभंगा एयरपोर्ट 2001 में आदरणीय कीर्ति आज़ाद जी जो क्रिकेटर हैं, उस वक्त 2001 में उन्होंने डिमांड किया था उस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए। उस वक्त से करते करते 2021 में 22 में चालू हुआ, मतलब 20 साल के बाद वो चालू हुआ। और हम लोग यहाँ गोपालगंज की जनता आप लोगों की आशीर्वाद शुभकामना से मात्र 3-3.5 साल में, 2 साल तो कोरोना ही ले गया, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि एयरपोर्ट चालू होगा और मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके ये चालू हो। हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे जब लोग अतिक्रमण का नोटिस गया था। तो हम उनकी भी बातों, उनकी भी दर्द, उनके भी तर्क को दिखाने गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि वहाँ स्कूल बना है, वहाँ सामुदायिक भवन बना है, वहाँ बिजली की लाइनें गई हैं, वहाँ स्कूल ये सब खुला हुआ है। तो आखिर उस ज़मीन में सरकारी राशि खर्च करना कहाँ तक जायज़ है? नहीं, देखिए आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, राज्य सरकार का आदेश है कि जितना भी अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन है सब खाली करना है लोगों को। और वहाँ अतिक्रमण का आलम यह है कि कुछ लोगों का गांव में घर है, वहाँ भी घर है। बिल्कुल, आपको मैंने अभी बताया कि जो भूमिहीन है, जिनको कहीं कोई ज़मीन नहीं है, उनके लिए पीड़ित होकर वहाँ पहुँचे, हाँ, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जिनका घर 2-2 जगह है और जो एक तरह से कहिए शौक से अतिक्रमण किए हैं, तो उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आराम से खाली कर दें। आज नहीं तो कल खाली तो होना है, ये सरकार की नीति है, ये हमारे आपके बस की भी नहीं। आपने अपने कार्यकाल में बहुत प्रयास किया, हमेशा जनता दरबार भी लगाते रहे, लोग आते रहे, लोग आपसे लाभान्वित होते रहे। एक आरोप रखता है आप पर कि आप पूरे गोपालगंज को नहीं देखे हैं, आप जन नेता नहीं बन पाए, क्यों? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो कहना मैं समझता हूँ कि जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत नीयत से आरोप लगा रहे हैं। जन नेता मैं तो जन के ही साथ था। जब मैं डॉक्टर था तो जन के ही साथ था। अभी भी मैं जो इतना काम कर रहा हूँ वो जन के ही लिए कर रहा हूँ। जन लोगों से मिलता हूँ, जनता दरबार में मिलता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि अब उनकी क्या परिभाषा है कि घर घर घूम के लोगों से संपर्क किया जाए, तो आप उसका बताऊँ कि 4 बार हम लोग का संसद चलता है। एक संसद करीब 97% आपकी उपस्थिति है संसद। हाँ, 97% उपस्थिति है। अगर वहाँ मैं उपस्थित नहीं रहूँगा तो ज़िले में काम कैसे होगा? गोपालगंज में अगर केवल मैं रहूँ, संसद में नहीं जाऊँ, वहाँ की मीटिंगों में नहीं जाऊँ, तो क्या आप समझते हैं कि ये काम होगा? काम कराने के लिए वहाँ रहना है। तो एक आदमी कहीं एक ही जगह रह सकता है, या तो मैं दिल्ली रहूँ या क्षेत्र में, लोगों के बीच में। सही बात है। लेकिन जब संसद चलता है, वहाँ की मीटिंगें होती हैं, उसके बाद बाकी जो समय बचता है उस समय में मैं हमेशा गोपालगंज में रहता हूँ और घूमते रहता हूँ, जनता से मिलते रहता हूँ, यहाँ जनता दरबार लगाता हूँ। अब चूँकि 140 किलोमीटर का एरिया है गोपालगंज और ये यहाँ लगभग 28 लाख की आबादी हो गई है, तो क्या ये आप मैंने व्यवहारिक दृष्टि से आप खुद सोचे कि संभव है कि हर एक आदमी से मिला जा सके? एक माननीय विधायक अगर जहाँ केवल 4.5 लाख की आबादी होती है, वो सारे लोगों से कहीं मिल पाते हैं क्या? तो आखिरी सवाल मेरे पर ये दोष मरना मुझे लगता है कि अच्छी नीयत से नहीं कही जाती है। हाँ, आखिरी सवाल लेंगे हम कि जब आप सांसद बने, उस समय का जो दौर था वो एक अलग दौर था। अभी आप फिर से चुनाव में जाएंगे, पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव में जाएंगे, क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा? पहले से इस बार अच्छा होगा, क्योंकि एक अपनी पहचान मैं बनाने का प्रयास किया, दिल्ली में भी, संसद में भी, और गोपालगंज को भी वहाँ पहचान दिलाने की मैंने कोशिश की और पहचान बहुत हद तक मिली है गोपालगंज ज़िले को, जो इसके पहले वहाँ कोई नहीं जानता था कि गोपालगंज भी एक ज़िला है, एक संसदीय क्षेत्र है। उसका मैंने लालू जी के ज़िला को कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता था, एक संसदीय क्षेत्र के रूप में। अच्छा। मैं माननीय लालू जी की कोई इसमें नहीं लाई, मैं संसदीय क्षेत्र के रूप में कह रहा हूँ। हाँ, तो उस प्रयास में मैं हूँ और गोपालगंज को मैं चाहता हूँ कि विकसित जिला बने। और आप जब पहली बार सांसद बने
उस समय आपको क्या लगता है कि कौन सा बड़ा फैक्टर आपके जीत में मतलब ज़्यादा मददगार साबित हुआ? जनता के बीच में रहना। एज ए डॉक्टर मैं जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा किया, उसका फल मुझे मिला। मोदी जी का कितना इफेक्ट रहा आपके चुनाव में? देखिए, उसमें तो गठबंधन था और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया और यहाँ का नेतृत्व संभालने का मौका दिया। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, जिसके चलते मैं बना। और उसमें गठबंधन था तो पूरे एनडीए का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस बार सबसे पहले मैं श्रेय तो अपने मुख्यमंत्री जी को दूंगा। इस बार टॉप होगा क्या? कल जिसके समर्थन से आप सांसद बने, जिन लोगों के, सभी लोगों के समर्थन से बने, आज वो लोग आपके विपक्ष में रहेंगे, कैसा देख रहे हैं, क्या होगा? मैं काम किया हूं और जनता के बीच में अपने काम की मजदूरी मांगने जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जनता हमें हमारी मजदूरी देगी। अपने काम पर पूरा भरोसा है कि जनता हमें मजदूरी देगी। तो ये हमारे साथ गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।